हेलो बच्चों। तो यूनिट चल रही है हमारी ऑप्टिक्स। ठीक है, चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक क्लास हो चुकी है, जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड आज से टॉपिक चलेगा, और टॉपिक चलने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन में जो जो पढ़ा वो रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल्दी जल्दी माइंड में सोचते रहो, स्पीड के साथ चलते रहो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कारण क्या था रिफ्रैक्शन का, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या था, वो सब। अब यहाँ जो आज टॉपिक चलेगा, पहले मैं शुरुआत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही करूंगा। ठीक है, उसका तो यूज करना ही करना है अभी इस चैप्टर में। तो देखिए, डायग्राम बना लेते हैं फिर से। ये हो गया सोर्स हमारा, ये हो गया रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब बताना ना पड़े रेयर कौन सा डेंसर कौन सा होता है और कैसे हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक रे स्टेट और स्टेट रे जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर बाउंड्री पे मिलती है वहां से हमने सरफेस से क्या डाल दिया, एक नॉर्मल डाल दिया। और जैसा कि रेयर टू डेंसर तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जानी थी स्ट्रेट। और याद होगा आपको कि इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। एक लाइट इधर भी रिफ्लेक्टेड, लेकिन उसकी ज्यादा डिस्कशन करनी नहीं है, चैप्टर ही हटा दिया पूरा रिफ्लेक्शन का, बात रिफ्लेक्शन पे ही चलेगी। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख रहे थे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे लिखा मैंने, म्यू1 से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 से। अब मैं बोलूं कौन बड़ा, तो तुम बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 से। जिसका डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। रेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, माइंड में क्लियर होना चाहिए। एंड स्नेल्स लॉ क्या था हमारा बच्चों, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना, म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसको आल्सो हम कैसे लिख देते हैं, म्यू2 अपॉन म्यू1 करके भी लिख लेते हैं, या साइन आई इंटू म्यू1 इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं साइन आर इंटू म्यू2। क्या रहेगा, ये रेशो कांस्टेंट रहेगा, और यहां से हम बता सकते हैं। एक चीज देखो, मैंने ये भी बताया आपको कि रेयर और डेंसर मीडियम, अगर हम एक रे को नॉर्मली डालते हैं, नॉर्मल के साथ साथ डालते हैं, तो यहां पर आई कितना है बच्चों, 0। ठीक है, और ये रे क्या होगा, सीधी चली जाएगी, तो आर भी कितना होगा यहां पर 0, आई 0 और आर 0। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मान लो, ग्लास मान लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिख लिया हमने इसको, म्यू2 से। अब जरा लगाना स्नेल्स लॉ, तो कितना आएगा साइन आई, अब आई कितना है 0, तो साइन 0 कितना 0 ही हो जाएगा। देख रहे हो ना, साइन, अरे साइन आई अपॉन में साइन आर को क्या लिखूंगा मैं, म्यू2 अपॉन में म्यू1। अब साइन 0 0, आर भी 0। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, एयर का कितना 1, सबसे कम, एयर का सबसे कम कितना 1, इससे फिर ऊपर होता है, तो म्यू1 कितना है 1, 0 अपॉन 0 इनफाइनाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का इनफाइनाइट इतना नहीं होता है भाई, फाइनाइट वैल्यू होती है, और 0 भी नहीं होता है। सबसे कम किसका होता है, एयर का। तो ये एक कंडीशन है जिसपे स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। यहां ये हम फेलियर पॉइंट बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ का। कब, जब एक रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो स्ट्रेट पास करेगी। अब इसमें क्वेश्चन एक छोड़ के रखा है हमने, कि मैंने इतना कह के छोड़ दिया कि भाई पाथ, भाई मीडियम तो यहाँ भी चेंज हुआ है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है। तो जैसा कि हम यहाँ कारण लिखते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब लिखते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब हम लिखते हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि भाई क्यों हुआ रिफ्रैक्शन, क्यों लाइट का पाथ चेंज हुआ। तो इसमें एक सीधा सा जवाब दे दिया जाता है, भाई स्पीड चेंज हो गई। तो फिर स्पीड तो यहाँ भी चेंज हुई है ना, तो यहाँ पाथ क्यों नहीं चेंज हुआ। इसका हम अच्छे से आंसर वेव थ्योरी से दे सकते हैं, जब आप वेव फ्रंट सीख जाओगे। ठीक है, तो माइंड में रखना इस क्वेश्चन को कि ये अभी हमारा हुआ नहीं है, छोड़ रखा है सर ने क्वेश्चन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कारण स्पीड में क्या होना, चेंज होना। अभी देखिए स्नेल्स लॉ हमने यहां पर देखा अप्लाई करके, और एक कंडीशन पे फेलियर बनाइए। चलिए, एक कंडीशन पे फेलियर बना तो क्या ये थोड़ी ना कर देंगे हर जगह फेल हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें इसने सोल्व करके भी बताई है।
और अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम लिख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे मैंने यहाँ μ1 लिखा है बच्चों, तो μ1 को क्या लिख सकता हूँ, क्या बताया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी c, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू होता क्या है हमारा, वैक्यूम में स्पीड टू द मीडियम में स्पीड, ऐसे ही लिखते हैं ना हम इसको। तो देखिए म्यू वन जो होगा हमारा वो कितना होगा, यहां पर एयर की बात कर रहा हूं मैं, एयर, और मान लो ये क्या है, ग्लास, तो म्यू वन को क्या लिखेंगे, वैक्यूम में कितनी स्पीड c, और एयर में c ही होता है लगभग 2.9, कितना आया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। चलो मीडियम पे आ जाओ, म्यू2, यहां पर स्पीड कितनी होगी, एयर वैक्यूम की तो कितनी c, और यहां पर स्पीड मान लो कितनी है v, लाइट की स्पीड कितनी है v, तो म्यू2 कितना आ गया c अपॉन में v, ठीक है, c अपॉन में v। अब याद है तुम्हें लाइट, वेव, और वेव की तो फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा, लैम्डा यहाँ क्या है, वेवलेंथ लाइट की, तो c कितना हो जाएगा, म्यू इंटू में लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में स्पीड c, फ्रीक्वेंसी म्यू, वेवलेंथ लैम्डा 1, तो c की जगह हमने क्या लिखा, म्यू इंटू में लैम्डा 1। चलो v में क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना इस पॉइंट को कि जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे से ये कहूं कि वाटर, और नीचे हमने वाटर के नीचे हमने कोई भी एक लाइट सोर्स लगा रखा है, ठीक है, रेड कलर की लाइट एमिट कर रहा है, कौन से कलर की, रेड, और ऊपर से इसको देखा जा रहा है, ठीक है भाई, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आई बना दी मैंने, इसको देख रहे हैं ऊपर से, रेड कलर की लाइट नीचे लगा रखी, ऊपर से देख रहे हैं, कौन से कलर की लाइट दिखेगी यहां से है, अगर मैं ये कहूं विबग्योर है, उसमें से कौन से कलर की लाइट दिखेगी, अरे भाई रेड ही दिखेगी, ठीक है। तो कलर वाला जो फिनोमेना होता है ना लाइट का, जो कलर की प्रॉपर्टी होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कोरिलेट होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, या ऊपर अगर रेड है नीचे देखोगे तो भी रेड ही दिखेगा, क्लियर है मेरी बात। तो याद रखना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चों यहाँ पर सेम म्यू, हाँ, वेवलेंथ लैम्डा 2, अरे भाई स्पीड चेंज हुई है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ लैम्डा 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, लैम्डा 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा म्यू2। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ऐसे लिख दूं म्यू2 अपॉन में म्यू1, 1 को, ये तो 1 ही है, लिखो या मत लिखो इसके नीचे, लेकिन थोड़ा इजी हो जाए, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। अब जरा देखिए यहाँ क्या आ रहा है, म्यू2, यहाँ क्या आ रहा है, लैम्डा 2, ठीक है। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, मतलब वेवलेंथ के साथ इनवर्सली रिलेशन है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पे डिपेंड करता है ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन देखिए मैं इस क्वेश्चन पे फिर से आ जाऊं, बच्चे कई बार गलती क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं ये कि ये रेड कलर की लाइट जैसे यहां से निकली, ठीक है, रेड कलर की लाइट निकली, कहां से निकली है भाई, ये तो डेंसर बन गया, एयर में हम देख रहे हैं डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा, या मान लो रेड ना होके कोई और कलर होता, मान लो येलो लेता, क्योंकि मैंने यहाँ देखने के लिए सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ ले ली, मान लो येलो होता तो क्या होता, देखो जो गलती कर देते हैं कि जब यहां से येलो कलर की लाइट निकली, ठीक है, डेंसर में था वो हमारा सोर्स, डेंसर से किस में जा रहे हैं, रेयर में, एयर क्या है, रेयर, और डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा या घटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा या घटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा तो वेवलेंथ बढ़ी, ऐसे रिलेशन बना लेंगे, वेवलेंथ बढ़ी, और ऑप्शन दे देंगे कि भाई बताओ अब रेड दिखेगा, और रेड दिखेगा, वोलेट दिखेगा, या ब्लू दिखेगा। अब हम पता है क्या, हम आइडिया लगाएंगे कि भाई येलो था, ठीक है, ऊपर गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा है तो वेवलेंथ बढ़ी है, वेवलेंथ बढ़ी है तो येलो से बढ़ के तो कौन है, रेड है, तो हम कर आएंगे रेड, जो कि गलत।
नहीं दिखता है ना भाई, येलो है तो येलो ही दिखेगा ऊपर भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। और कलर दिखने की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो याद रखना, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। हाँ, यहाँ एक रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, तो फर्स्ट आप बता सकते हैं मीडियम पे, नेचर ऑफ मीडियम पे, नेचर ऑफ मीडियम पे। एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा लिखना चाहे यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बताऊंगा इसको आगे इसी चैप्टर के अंदर जब पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन की, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है मेरी बात? तो माइंड में सोचते भी चलना है कि क्या क्या बताया, इन चीजों को दिमाग में रखना भी, रिटेन भी रखना है। टॉपिक लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। टॉपिक का नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स होगा। क्या रिवर्स होगा, देखिए, रेयरर मीडियम दिखा है डेंसर रिफ्रैक्शन के अंदर, और सोर्स लाइट ये हमने नॉर्मल रखा, ये डेंसर में गई है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसको मैंने आई लिख लिया, इसको आर लिख लिया, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक बार रेयरर टू डेंसर अप्लाई किया हमने स्नेल्स लॉ, तो क्या आएगा, साइन आई इंटू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आर इंटू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, साइन आई अपॉन में साइन आर हमारा बराबर आया μ2 अपॉन μ1, ये जिसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि मान लो मैं इस रे को ये वापस करनी है, ये वापस करनी है, तो कैसे जा सकती है वापस? अगर मैं यहाँ एक प्लेन मिरर लगा देता हूं बच्चों, मिरर ऐसे बनाते थे ना, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये कौन सा मिरर, स्फेरिकल। जरा सोचिए कौन सा स्फेरिकल, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो हम ये कहेंगे कौन सा है, ये कॉनकेव। क्या आइडेंटिफिकेशन होती थी, जो सेंटर है इसके तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अवे पेस्टेड सरफेस। तो प्लेन मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर नॉर्मली रे डालेंगे तो वापस जाएगी, तो इस पे नॉर्मली आ गई, अभी ये कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, वापस जाएगी। एरो जरूर लगाना है आने का और जाने का, ठीक है, एरो नहीं भूलना है। तो वापस हो गई उसी पाथ से, कैसे जा रही, डेंसर टू रेयरर, तो इस नॉर्मल से दूर भी हट रही है, ठीक है। अब जरा आप अगेन अप्लाई करना डेंसर टू रेयरर पे, डेंसर टू रेयरर पे जब अप्लाई करेंगे तो साइन यहां कितना है, आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे, μ2, उसी तरह से यहाँ एंगल साइन आई, हाँ ठीक है, ये अब हमारा डेंसर टू रेयरर का जो रिफ्रैक्शन एंगल, और इनटू में क्या लिखा मैंने, μ1। अब यहाँ फिर से वही इक्वेशन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन आर अपॉन में साइन आई करना जरा, यहाँ से कितना आएगा, μ1 अपॉन में μ2, या जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इनकी, यहां कर देता हूं, साइन आई अपॉन में साइन आर था, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ साइन आर है और यहाँ साइन आई है, उधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था हमारे पास, म्यू, ये लिखना नहीं तो कट जाएंगे, वो बराबर 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1, ऐसे नहीं करना है, जो चीज समझानी है उसको समझना है। तो इसको यहाँ पर μ12 लिख दिया, ये कितना आ गया 1, तो इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये मान लो ये वाली टर्म लेके आ रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज रेसिप्रोकल किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। होगा भाई, अगर आप इसको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही तो बात है, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसको, तो इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, इसमें जस्ट ये समझना है कि अगर रे इस तरह से आई है तो सेम पाथ को फॉलो कर सकती है, जब वो 90 डिग्री पे जाके किस पे फॉल होती है, मिरर पे, तो रीट्रेस द पाथ, उसी पाथ को रीट्रेस करना, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ फिबोनाची। और छोटा सा ये रिलेशन बताओ, खत्म। अब टॉपिक का आता है हमारा नेक्स्ट,
टॉपिक बच्चों आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट होता था इस पे, 12th में भी कर सकते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट। वो याद कीजिए, ग्लास स्लैब यूज करते थे ऑल पिन लगा के। ठीक है, उसमें एक चीज हम प्रूव करते थे मैथमेटिकली भी, अपना प्रोटेक्टर से एंगल वगैरह कैलकुलेट करने के बाद एंगल ऑफ जो इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस वो क्या आते थे, सेम आते थे। ठीक है, उसको मैथमेटिकली यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर रूल्स अप्लाई कर लेंगे रिफ्रैक्शन के। तो देखिए, ये मेरे पास एक क्या हो गई है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हमारी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, इसका ये वाला फेस ए बी हो गया, इसको मैंने मान लो किससे लिख लिया, सी डी से। अब हुआ क्या, ये हमारे पास यहाँ एक सोर्स हो गया, इससे डायग्राम, ये सब रे डायग्राम, डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाने आपने, बहुत अच्छे से नोटबुक को प्रिपेयर करना है। तो ये सोर्स से लाइट आई, यहां हमने डाल दिया, इस सरफेस पे आई तो यहां से क्या डाल दिया हमने, नॉर्मल। अब ये क्या है, रेरर है, ये डेंसर है, वापस निकल जाएगी किसके अंदर, रेरर में। ये ग्लास स्लैब है यहाँ। ठीक है, और अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद रेरर टू डेंसर में क्या हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। इसको हमने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले वाला I1। पहला दूसरा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे फिर होगा रिफ्रैक्शन। तो इसको मैंने लिखा I1, इसको लिखा R1, इसको लिखा मैंने R1। ठीक है भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, एयर के लिए μa लिख लो चाहे, ये μ2 हो गया, वापिस से ये कितना हो जाएगा, μ1। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करो, स्नेल्स लॉ जरा अप्लाई करके दिखाओ इस पे, ए से ए बी सरफेस पे। तो हम ए बी सरफेस पे जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन ए बी पे जब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो देखिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बराबर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इंटू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। लिखा मैंने साइन I1 अपॉन में साइन R1 बराबर किसके, μ2 अपॉन μ1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, ऑन किस पे होगा, CD सरफेस पे। कैसे होगा देखो, अब इस पे आ गई रे, तो यहां से हमने फिर से एक नॉर्मल डाल दिया। अब कैसे जा रही है भाई, देख रहे हैं यहां से, तो डेंसर टू रेरर क्या होगा, इस नॉर्मल से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये अब ये वाला एंगल सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ये वाला एंगल इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंट, फाइनल एंगल, एंगल ऑफ एमर्जेंट भी बोल सकते हैं, इसको आप R2 या E भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस। रे का नाम रख सकते हैं। ये कौन सी हो गई हमारी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट जो निकली है उसको क्या बोल देंगे, एमर्जेंट, फाइनल रे। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलिए अब यहां फिर से अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं CD के ऊपर, तो अब क्या लिखेंगे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बराबर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। जरा यही टर्म बना के देखो इसमें, क्या μ2 अपॉन μ1 की, तो कैसे बनेगी, साइन यहां क्या है R2, इसके नीचे लेके गया हूं मैं, क्यों बना रहा हूं, ताकि कंपेयर कर लो दोनों को। ये क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, μ2 अपॉन μ1 दोनों को बराबर रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन R2। बस 10th में प्रूव नहीं कर देते हम इसको, सिर्फ डायग्राम से समझ लेते थे, साइन अब प्रूव कर रहे हैं I2। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे। तो एंगल I2 बराबर मिलेगा एंगल R1 के। I2 और R1 बराबर है तो वैल्यू बराबर, कट गए। अब ये बराबर आ गए, साइन I1 बराबर साइन R2, मतलब
एंगल बराबर I1 बराबर किसके, R2 के बराबर। तो क्या देखा हमने यहाँ से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। इसका क्या कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों आपस में क्या मिलेंगी, पैरेलल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसका मतलब दैट इज इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या हुआ इस दौरान, जो रे यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे जो ऐसे आ रही थी, इसको थोड़ा इधर दिखा रहा हूं मैं और स्ट्रेट दिखे, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो हुआ कि एक्चुअल में जानी थी ऐसे आगे इधर, तो इस दौरान इसी प्लेन में एक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी में ही एक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको नाम दूं यहाँ पर, मान लो ये हमारा कोई पॉइंट एक M है, इसको N नाम दे दिया है, इसको P नाम दे दिया है, तो ये जो P से लेके N है इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसी प्लेन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, स्लैब के प्लेन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है इसी टॉपिक का, कि कितना लेटरल शिफ्ट हुआ। अब हमें ये Pn की वैल्यू निकालनी है। बोलिए आया समझ में, इजी है, पढ़ भी रखा है, बस थोड़ा मैथमेटिक्स है। और क्या मैथमेटिक्स है, ओनली सेल्स लॉ का यूज है। तो कितना लेटरल शिफ्ट करती है, वो लेटरल शिफ्ट कर गई, उसी प्लेन में शिफ्ट कर गई, जो आनी थी इधर वो पहुंच गई, जानी थी इधर वो यहाँ पहुंच गई। तो अब हमारा जो मैथमेटिकल होगा वो लेटरल शिफ्ट के लिए होगा। देखिए उसको आगे टॉपिक का हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, किसको कह रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारा P से लेके N तक है, जो P से लेके N तक लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो इंसिडेंट रे डिस्प्लेस हो गई है P से लेके N तक, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो मैथमेटिकली इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिएगा समझिएगा इसको। पूरा ज्योमेट्री है और मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। ये पूरा एंगल I1 है, तो ये पूरा एंगल भी यहां से यहां तक I1 बोल सकता हूं, लेकिन उसमें मैंने ये क्या दिखा रखा है, R1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है पूरा I1 था, ये R1 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं I1 माइनस R1। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो चलिए अब इसमें ये एंगल हो गया, एंगल के सामने PN हो गया परपेंडिकुलर, और इसका यूज कर लेता हूं मैं MP का। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आया भाई साइन, और साइन में ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा I1 माइनस R1। और शॉर्ट में लिखना हो तो डेल्टा लिख लो, डेविएशन। ठीक है, अगर लिखना हो तुम्हें तो ये जो I1 माइनस R1 है इसको डेल्टा लिख सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां वाला डेविएशन कितना था ये, तो एंगल साइन एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर PN अपॉन में हाइपोटेन्यूस PM हो जाएगा, PN अपॉन में PM। तो हमें PN ही तो निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हमारी PN हुई है, तो PN इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा PM और साइन, और यहां पर क्या लिखेंगे I1 माइनस R1, ये डेल्टा। अब PM भी रह गया है, इसको भी थोड़ा और चेंज करो, किसकी टर्म में, देखो मान लो कि ये जो स्लैब है ये T इसकी मान लो थिकनेस है, ठीक है, T क्या है इसकी थिकनेस। चलो इसके टर्म में लेके आ जाते हैं। क्या करता हूं मैं, इस नॉर्मल को आगे बढ़ा लेता हूं, एक ट्रायंगल बनाने के लिए कौन सी ट्रायंगल होगी, MP, और N तो नाम दे रखा है, S नाम दे दो। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी होगी हमारी MPS। इससे जरा MP की वैल्यू निकालना, और इसका यूज करते हुए, तो ये क्या है इसका एक एंगल, एंगल के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, बेस का यूज करो और हाइपोटेन्यूस निकालो। तो कोस आएगा ना, कोस R1 क्या हो जाएगा बेस कितना MS अपॉन में दिस PM। तो PM और ये MS कितना है यहां से यहां तक T अपॉन में PM। ओके, तो यहां से PM की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, T अपॉन में कोस R1। ये जो PM हमने सोल्व कर दिया इसमें रख देना,
तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सो पी एन बराबर होगा, पी एन कितना आया है, टी अपॉन में कोस R1 और मल्टीप्लाई में क्या है, साइन I1 माइनस R1, साइन, सॉरी यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या आया है, साइन I1 माइनस R1, ये इसको डेल्टा भी लिख रहे हैं। ये आ गया हमारा भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक चीज यहां से निकल के आ रही है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुई है पी से लेके एन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है किसके, थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितनी थिकनेस होगी स्लैब की उतने ज्यादा क्या मिलेगा उसमें, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन उस टी से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती है भाई, ये ध्यान रखना। क्या बताया मैंने कि टी के डायरेक्टली तो है, लेकिन कभी भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस थिकनेस से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो क्या बताया मैंने अभी एक पॉइंट कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट पी से लेके एन, ये थिकनेस से ज्यादा या थिकनेस के बराबर भी ना नहीं हो सकती, थिकनेस से ज्यादा तो छोड़ो। कैसे सर, थोड़ा इसी मैथमेटिकल पे और बात कर लेते हैं हम कि मान लो मैं ये वाला एंगल इंक्रीज करता जाऊं, कैसे, ये रे अगर मान लो ऐसे डालता और बढ़ा दिया, ऐसे डालता और बढ़ा दिया, ऐसे कितना, लगभग 90, अप्रोक्सीमेटली 90। तो मैंने I1 को बोला अप्रोक्सीमेटली 90। अब सोचिए 90 का मतलब है रे ऐसे, इसमें अंदर कहाँ जाएगी, फिर वो तो सरफेस के साथ साथ निकल जाएगी। तो फिर इसमें कोई रिफ्लेक्शन वगैरह होगा क्या, नहीं, सीधी निकल जाएगी सरफेस के साथ साथ। तो R1 कितना हो जाएगा हमारा, 0। जरा इसमें रखना भाई, तो पी एन इज इक्वल्स टू कितना था, टी, I1 कितना 90, साइन 90 कितना हो गया 1, ये वाला तो 0 हो जाएगा, 1 आया ऊपर, R1 कितना 0, ये भी 1, तो किसके बराबर। ऐसा कब हुआ कि जब ये, अब देखो ना यहां से डालोगे तो ऐसे निकल गई, तो यहां वाले से कितने डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगी, तो थिकनेस के बराबर वो भी कब हुई, लेकिन इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, तो क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना टी के बराबर है, टी से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो टी से कम मिलेगी, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली मिलेगी, ये सॉरी थिकनेस के डायरेक्टली मिलेगी। जितनी आप थिक लेंगे ना स्लैब, उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो आया पॉइंट समझ में। ये टॉपिक था हमारा ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी समझो वैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ है, हमारे 12th के मेन कंसेप्ट तो रह रहे हैं, मेन पॉइंट्स तो रह रहे हैं जो हमने पढ़ने हैं इस रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। चलो लेकिन स्टार्ट हो गया, 2 क्लास हो गई हमारी रिफ्रैक्शन की, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।